नमस्कार। आज की कहानी हिंदी के प्रख्यात कहानीकार कमलेश्वर की कहानियों के संकलन में से ली गई है। हिंदी कहानी की गतिशीलता के पर्याय के रूप में कथाकार कमलेश्वर की यह छवि उनके लेखन और जीवन क्रम से मिलकर बनी है। वर्तमान परिस्थितियों में मानवीय संबंधों की क्रूरता जिस हद तक बढ़ गई है, इसमें कमलेश्वर की कहानियां हमें जीवन जीने की ऊर्जा देती हैं। कहानी का नाम है अपने देश में। आइए सुनते हैं और साथ में गुनते भी हैं कहानी अपने देश में। ओस्टेन पोर्ट। जहाज बहुत बड़ा नहीं था। डोवर से चलकर इंग्लिश चैनल पार करने में करीब 3 साढ़े 3 घंटे लगे। जब जहाज जेटी पर सहारा लेकर शांत हुआ, तब सागर की लहरें तट से ऐसे टकरा रही थी जैसे झील का पानी तट को चूमता है और फिर तट के ओंठों तक लौट आता है। सागर पंछी उन लहरों पर झूल रहे थे। कोहरा छाया हुआ था, ठंडा निस्तेज सूरज। माइक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम ओस्टेंड पहुंच गए हैं, यानी तुम मेरे देश बेल्जियम में आ गए हो। ऊपर डेक गैराज से मैंने अपनी गाड़ी निकाली और जहाज से निकलकर सड़क पर आ गया। माइक साथ था, पर चारों ओर कोहरा था। पीली बत्तियां जल रही थी, सांपों की तरह उलझी हुई सड़कों का जंगल। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा था। मैंने एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकी। वहां पेट्रोल देने वाला कोई दिखाई ही नहीं दिया। हॉर्न के 10-12 बार चीखने के बाद एक आदमी आया। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमें पहचान कर वो अंग्रेजी में बोला। गैस एंड देन एन ऑक्टोपस टू होल्ड अवर लगेज ऑन द टॉप। मैंने उसे बताया कि मुझे एक मजबूत स्प्रिंग वाले कवर की जरूरत है जो गाड़ी पर लदे हुए मेरे सामान को संभाल सके। पेट्रोल देकर उस आदमी ने कहा, यू प्लीज कम टू आवर डिपार्टमेंट स्टोर काउंटर नंबर 3। हम काउंटर नंबर 3 पर पहुंचे। दरवाजा झूले वाला था, उसमें एक घंटी बंधी हुई थी। हम भीतर पहुंचे तो उस घंटी ने हमारी मौजूदगी की सूचना दी। घंटी सुनकर वह पेट्रोल देने वाला आदमी हाजिर हुआ। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? उसने पूछा। आई नीड एन ऑक्टोपस टू होल्ड अवर लगेज ऑन टॉप। कि हमें उस ऑक्टोपस जैसे कवर की जरूरत है जो कार की छत पर रखे सामान को जकड़ लेता है। ओह दैट। गैस स्टेशन वाले उस आदमी ने एक नए आदमी की तरह बात की। उसे समझा और बोला, सर यू विल हैव टू गो टू केबिन नंबर 5। मैं उसी तरह खुलने बंद होने वाले दरवाजे से घुसा। उसी तरह घंटी बजी। उसी तरह केबिन नंबर 5 में वही आदमी फिर अजनबी की तरह हाजिर हुआ। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं अंदर ही अंदर भुनभुनाया, यू डैम फूल। लेकिन मैंने अपनी जरूरत दोहरा दी। आई नीड एन ऑक्टोपस टू होल्ड अवर लगेज। सॉरी सर, यू नीड एन ऑक्टोपस? प्लीज कम टू केबिन नंबर 10। यू विल गेट दिस। और फिर वही वैसा ही स्प्रिंग वाला दरवाजा, वही घंटी की आवाज, हमारा इंतजार करना और फिर उसी आदमी का उसी तरह अजनबी की तरह हाजिर होना। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नथिंग। मैं बुरी तरह चीख पड़ा। थैंक यू कहकर वह आदमी गायब हो गया। मैं लगभग अपमानित और पूरी तरह से आहत खड़ा रह गया। समझना मुश्किल था, एक एक मिनट में आदमी इतना अजनबी कैसे बन सकता है, एक उपस्थिति से इतना निरासक्त कैसे रह सकता है। मैंने कुछ कुछ चिड़ी आंखों से माइक को देखा। वह मेरे त्रास को समझ गया पर बोला कुछ नहीं, धीरे से मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हारे देश के आदमी इतने उदासीन, इतने निरासक्त और इतने अजनबी हैं? इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, माइक बोला। और वह मुझे अपने देश में हुए भाषाई झगड़ों के बारे में बताने लगा। और इन्हीं बातों में हम रास्ता भूल गए। हीरों के नगर एंटवर्प को छोड़ते हुए हम किसी और ही गांव में आने लगे थे। एक टैवर्न दिखाई दिया तो उसमें घुस गए। माइक ने फ्रेंच में कुछ बात की तो काउंटर वाली लड़की कुछ बोली ही नहीं। माइक ने जब इशारे से बात करते हुए काउंटर पर रखे फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, काउंटर वाली लड़की ने इशारे से ही बता दिया कि वह ठीक नहीं है।
आखिर माइक साथ आकर बैठ गया। मैंने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, क्या तुम्हारे देश के लोग तुम्हें नहीं पहचानते? क्यों? उसने पूछा। तुम उस लड़की से फ्रेंच में क्या क्या बोले, पर वो लड़की कुछ बोली ही नहीं। ये फ्लेमिश का इलाका है। यहाँ के लोग फ्रेंच न जानने और न बोलने का नाटक करते हैं, माइक ने कहा। तभी टेवन को मैंने गौर से देखा। भीतर वाले कमरे में तांत की बोतलों के अंगूर जैसे गुच्छे लटके थे। दूसरा कमरा बिलियर्ड रूम था। उसमें कुछ स्पेनिश बिलियर्ड खेल रहे थे। सामने की दो मेजों पर कुछ डच लड़के लड़कियां विट्स पी रहे थे। वे बेरे से कुछ कह रहे थे। बेरा हंस रहा था, पर बोल कुछ नहीं रहा था। मैंने माइक से पूछा, क्या मामला है? माइक ने बताया कि डच लड़की बेरे से कह रही है कि तुम फ्रेंच में बात करो तो मैं तुम्हें अच्छा टिप दूंगी। तभी हमारी मेज पर टेवन का एक आदमी आया और बोला, कुछ पीना पिलाना नहीं है तो मेज खाली करो। मैं उसके लहजे से समझ गया था कि वो यही कह रहा था। दुनिया में सम्मान का लहजा अलग अलग है, पर अपमान के तौर तरीके सब जगह एक जैसे ही हैं। मैंने माइक से कहा, बियर मंगवा लो, तब बैठकर सोचें कि अब हम क्या करें। टैवर्न वाला आदमी हमें गिरती निगाहों से ताक रहा था कि जल्दी तय करो कि तुम्हें क्या करना है। माइक ने इशारे से उसे बियर लाने के लिए कहा और सोल फिश का ऑर्डर भी दे दिया। रात भी बढ़ रही थी और कोहरा भी। बेहतर यही है कि हम कुछ खा लें। ठीक है। अगर इस भाषाई मजबूरी के कारण हमें अपने मेजबान का गांव न मिला, तो हम ब्रुसेल्स निकल चलेंगे। एक रात के लिए तो मेरे माता पिता हमें पनाह दे ही देंगे, माइक ने कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? विट्स का भरपूर घूंट लेकर मैंने पूछा, माँ बाप से क्या तुम्हारी लड़ाई है? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश में सो नहीं पाता, माइक ने कहा। मैं उसकी इस दार्शनिक सी बात को समझ नहीं पाया। मतलब? मैंने पूछा। यही कि मेरी आत्मा पर एक बोझ है, क्योंकि मेरे देश ने सारा धन और संपदा अफ्रीका के बेल्जियम, कांगो और कटांगा से कमाई है। कमाई नहीं, लूटी है। वहां सोने और तांबे की खानें थी। हमने ही पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या की थी। हमने ही कटांगा और कांगो के अफ्रीकी कबीलों को सभ्य बनाने के नाम पर बर्बर यातनाएं दी थी। उनकी बस्तियां जलाकर उन्हें जंगलों और आदिम घाटियों की अंधी गुफाओं में धकेल दिया। उन्हें स्लेव्स बनाकर यूरोप के बाजारों में बेच दिया। हमने उन्हें अपने यहाँ स्लेव्स से बदतर हालत में रखा। माइक लगातार बोलता जा रहा था। फिर बियर का एक घूंट लेकर माइक बोला, मछली जल्दी खत्म करो, रात हो रही है। अगर हमें और कहीं रुकने की जगह न मिली तो हम लूम्बे चले जाएंगे। लूम्बे? हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी का शहर। वहाँ चलकर हम यूनिवर्सिटी कैफे में सो जाएंगे। वहाँ कैफे आजकल भी अफ्रीकन चलाते हैं। इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने फ्लेमिश भाषा का आंदोलन चलाया था। लूवे नहीं चलना चाहो तो वी निकल चलेंगे, जहाँ फादर डेमोनिक पियरे ने यूनिवर्सिटी ऑफ पीस स्थापित की है। अभी माइक बोल ही रहा था कि टैवर्न में हंगामा मच गया। चीख पुकार और मुक्कों के बीच गिलास और मुक्के चलने लगे। हमने किसी तरह उल्टे सीधे पैसे चुकाए और जान बचाकर टैवर्न से भागे। रात अब अच्छी तरह उतर आई थी। फॉग लाइट्स के ऊपर जगह जगह सफेद बादलों की छतरियां लगी हुई थी। कभी कभी उनसे स्लीट के रेशे सेमल की रुई की तरह झरने लगते थे। आखिर हम टांगरीन होते हुए पहुंच ही गए थे, गांव से गुजरते हुए उस पहाड़ी नगर में जहां शांति दूत फादर पियरे ने यह शांति का द्वीप स्थापित किया था। पश्चिम में खुली पगड़ी की तरह म्यूज नदी सोई पड़ी थी। बेरिक के पेड़ों में चिड़ियां दुबक कर सो गई थी। जब तक स्लीट का तूफान हमें घेरता, हम कैफे तक पहुंच गए थे, लेकिन कैफे बंद था। तूफान से बचने के लिए हम वहीं तिकोनी छत वाले पोर्टिको में रुक गए। बर्फ के फाहे उड़ते हुए आते और हमारे ओवरकोट पर बिना कुछ कहे बैठ जाते। एक पल जुगनू की तरह सफेद सफेद चमकते और फिर वहीं बैठे बैठे गुम हो जाते। तूफान कुछ थमा तो गाड़ी छोड़कर हम मेन हॉल की तरफ चल पड़े। मुख्य दरवाजा उड़का हुआ था, बंद नहीं था। यहीं यहीं हमने शपथ ली थी, माइक ने कहा।
किस बात की? यही कि हम अपने इतिहास से क्षमा मांगते हैं और शपथ लेते हैं कि जाम्बिया जाकर हम उस पीढ़ी के लिए घर बनाएंगे, उनके खेतों में बीज बोएंगे, उनकी सड़कें ठीक करेंगे और उन्हें अंधेरी घाटियों से वापस लाकर खुली बस्तियों में बसाएंगे। उन्हीं बस्तियों में जहां उनके पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने मारा था, यातनाएं दी थी और वहां से खदेड़ दिया था। यही शपथ हमने ली थी, माइक बता रहा था। तो तुम जाम्बिया गए थे? मैंने पूछा। अपनी शपथ से तुम कैसे भाग सकते हो? मैं जाम्बिया गया था। वहां 4 साल रहा, उसी इलाके में जहां मेरे पिता की तांबे की खदानें थी। मारिया मुझे वहीं मिली थी। वो निग्रो थी। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं शादी करूंगा उससे। फिर उसने भी मुझे वचन दिया था कि जिस दिन मैं उससे शादी कर लूंगा, वो अपना काला धंधा छोड़ देगी। लेकिन मेरे माँ बाप को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रद्द करवा दिया और मुझे मजबूरन जाम्बिया से लौटना पड़ा। मैं जानता हूँ मारिया को आदमियों की कमी नहीं है, पर उसे एक आदमी चाहिए। और क्या वह सिर्फ तुम हो सकते हो? हाँ, मैं, जो उसे पीढ़ियों और सदियों के संताप से बाहर ला सके। आखिर यह कीमत तो उन्हें ही चुकानी पड़ेगी ना, जिनके पूर्वज ने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है। मारिया और मारिया जैसी लड़कियों को वेश्यावृत्ति का लाइसेंस दिलवाया। माइक बहुत उत्तेजित होकर बोल रहा था। तुम नहीं जान सकोगे कि मैं अपने माँ बाप और अपने देश से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने उन्हीं माँ बाप और अपने इसी देश से बेहद घृणा करता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश में सो नहीं पाता। सोता हूँ तो रोता हुआ जाम्बिया मेरे सपनों में आता है। खैर छोड़ो इस बात को, सर्दी बहुत हो गई है। और तब हमने बाहर देखा, एक सफेद तंबू तना हुआ था। सैकड़ों सफेद सांप बाहर फुफकार रहे थे। तभी माइक ने लाइट ऑन की। रोशनी की लकीरें बाहर पड़ रही बर्फ को आरी की तरह काटने लगी थी। रोशनी हुई तो देखा, सामने गांधी जी का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। साथ में था एसी फ्रैंक का एक पोर्ट्रेट। गांधी जी की पोर्ट्रेट के नीचे एक गिटार रखा हुआ था। हाल में सूखे फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते लगे थे। बड़े खूबसूरत फूल हैं। हाँ, सूखे फूल हमारी विशेषता है। लूम्बे में तो सिर्फ यही फूल खिलेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन ये सारे फूल हरे हो जाएंगे। माइक ने फायरप्लेस में आग जलाते हुए कहा। मुझे लगा कि वह सपनों में खो गया। मैं उसके खूबसूरत सपने को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश ही रहा। फायरप्लेस के पास बैठे माइक का चेहरा तांबे की तरह दमक रहा था। माइक, हम्म, तुम्हारा चेहरा तांबे की तरह दमक रहा है। तांबे की खदानों को लूटने वालों की संतानों के चेहरे तांबे की तरह ही दमक सकते हैं। इन पर कोई और चमक कैसे आ सकती है? इतिहास यही तो देता है। जैसे गल्फ वार की फटती मिसाइलों की रोशनी में आज अमेरिकियों के चेहरे बारूद की तरह चमक रहे हैं। एक दिन इन्हें भी इतिहास को उत्तर देना पड़ेगा। आखिर ध्वस्त हो गए सोवियत संघ के वैचारिक भौतिकवाद और अमेरिकियों के यांत्रिक भौतिकवाद में फर्क क्या है? शांति युद्ध खत्म हो गया, लेकिन आर्थिक युद्ध तो अभी समाप्त नहीं हुआ। वर्दियां बदल गई हैं, पर युद्ध तो अभी जारी है। माइक हाथ सेकते हुए बोल रहा था। मुझे नींद आ रही है माइक, मैंने कहा। तो यहीं इसी मेज पर सो जाओ और तुम भी सो लो। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। कोशिश करो, देखता हूं। और वहीं 2 मेजों पर हम लेट गए। रोशनी बुझी तो बर्फ का सफेद तंबू फिर तन गया। आग की रोशनी में एनी फ्रैंक और गांधी जी की पोर्ट्रेट आधी उभरती और आधी अंधेरे में समा जाती थी। गांधी जी की पोर्ट्रेट के नीचे रखी गिटार के हिस्से कभी रोशन होते, कभी बुझ जाते। आखिर मैं सो गया। मेरी नींद एकाएक टूटी जब कहीं दूर से गिटार के तारों के स्वर तेज होकर उभरे। बगल वाली मेज पर माइक नहीं था। मैं उठा, मैंने इधर उधर देखा। फायरप्लेस में शोले मौजूद थे। उसी हल्की रोशनी में दिखाई दिया कि तूफान बदस्तूर जारी है। बर्फ लगातार पड़ रही है और हॉल के बाहर साइबान के नीचे माइक उन्मत्त होकर गिटार बजा रहा है। बर्फ तो नीचे गिर रही थी, पर आसमान ऊपर और भी ज्यादा सफेद था। सफेद परों वाले लाखों पंछी आकाश से उतर उतर कर
एक दूसरे के साथ जैसे सट कर बैठते जा रहे थे। बर्फ के पंछी गहरी सांसें ले रहे थे। मैंने आहिस्ता से पुकारा, माइक। माइक ने कुछ नहीं सुना। वो अपनी गिटार में डूबा रहा। आखिर वो अलस्त हो गया तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओह, तुम? सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद तोड़ दी। नहीं, लेकिन इस भयानक सर्दी में तुम पसीने से तरबदर हो। कुछ आराम कर लो। आधी से ज्यादा रात बीत गई है। कुछ देर सो लो। दोस्त, मैंने कहा था ना, अपने देश में मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या करूं? तुम यहाँ हो, सो लो। अपने देश में पहुंचकर शायद तुम्हें भी नींद नहीं आएगी। खो गए ना अभी, कहानी में और कहानी के किरदारों में भी। ऐसे ही थे कमलेश्वर, और ऐसी ही थी कमलेश्वर की कहानियाँ। एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।